अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मैं कंटिन्यू करती हूँ लेक्चर जो हमने छोड़ा था लास्ट क्लास में। हमने 3 आर्ट्स पढ़ी थी कि कौन कौन सी आर्ट्स हैं जिसमें रोल आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, राइट्स आ जाते हैं। ओके, तो हर जेंडर को उनके जेंडर के अकॉर्डिंग क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज राइट्स असाइन किए जाते हैं। ओके एंड रोल दिया जाता है। रिप्रोडक्टिव रोल हमने पढ़ा था, चाइल्ड बर्थ हो, नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, हाउस होल्ड हो, वुमेन को दिया जाता है मोस्टली। और प्रोडक्टिव रोल में देखें तो वो क्या है कि उसमें बिजनेसेस या बाहर का जो एग्रीकल्चर का काम है, ट्रेड है, इकोनॉमिक्स है, ओके, इकोनॉमी से रिलेटेड वो मेल को दिया जाता है। एंड कम्युनिटी रोल्स में जो है वो सोसाइटी में जो डिफरेंट रोल्स डिफरेंट जेंडर्स को असाइन किए गए हैं। ओके, अभी मैं उसको फिर से रिपीट नहीं करूंगी। हम लोग जेंडर रिप्रेजेंटेशन जो हमारा नेक्स्ट है, आई मीन नेक्स्ट हेडिंग है, उससे हम लोग शुरू करेंगे। जेंडर रिप्रेजेंटेशन एग्जामिन्स हाउ जेंडर इज पोर्ट्रेड इन मीडिया, लिटरेचर, हिस्ट्री, फिल्म्स एंड सोशल प्लेटफॉर्म्स। इसमें ये कहा जा रहा है कि जेंडर रिप्रेजेंटेशन जो होती है ना, उस वो बेसिकली एग्जामिन करती है कि कैसे सोसाइटी है हमारी, या कैसे जो मीडिया है, या हमारा लिटरेचर है, या हिस्ट्री है, या फिल्म्स है, या सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, वो कैसे पोर्ट्रे कर रही हैं जेंडर को। मीडिया में अगर हम लोग देखें तो सपोज करें कोई भी एडवर्टाइजमेंट होती है, आपने देखा होगा, उसमें क्या वुमेन को लिया जाता है, उस उनको ऐसे कॉस्ट्यूम्स दिए जाते हैं ताकि जो देखने वाले हैं वो अट्रैक्ट हों, वो रुक जाए। वुमेन को एज अ टूल जो है वो मीडिया पोर्ट्रे करती है। और ड्रामों में भी आप देख रहे होंगे कि क्या दिखा रहे होते हैं कि वुमेन जो है वो वीक है। वुमेन अगर कुछ मतलब गलत कर देती है तो फॉर एग्जांपल जेंडर स्टडीज का सब्जेक्ट है तो उससे रिलेटेड आपको एग्जांपल जरूर लिखने चाहिए। जैसे अ, शर्मीन उबैद की जो है मूवी है, तो उसमें भी आप देखें ना कि औरतों को क्या है कि औरतों, अगर किसी लड़की ने किसी बंदे को जवाब दे दिया कि भाई मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, राइट, तो क्या होता है, वो बंदा हसद में आके उसको जो है वो एसिड एसिड अटैक कर देता है। आप ये एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी सर्च खुद भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मीडिया कैसे पोर्ट्रे करी है वुमेन को, वुमेन को दिखाती है कि वो वीक है, वुमेन जो है वो ब्रेव नहीं होती। वुमेन को आपने देखा होगा कि जो मूवीज होती हैं उसमें वुमेन को, जो मेल होता है वो थप्पड़ मार रहा होता है, चमाटे मार रहा होता है, राइट, तो किक कर रहा होता है, घर से निकाल देता है। वुमेन बेचारी रोडों पे अकेली फिर रही होती है मारी मारी। फिर जो है जब अब देखें रीसेंट एग्जाम्पल्स ही आप देखें, जैसे कि सानिया मिर्जा का एग्जाम्पल हो, या इमाद वसीम का एग्जाम्पल हो, या फिर ये रजब भट्ट का एग्जाम्पल हो, तो ये सारी चीजें जो हमारी सोसाइटी में एक जो है वो इंक्रीज होती जा रही हैं। मतलब डिवोर्स को और इन चीजों को इतना जो है वो नॉर्मलाइज किया जा रहा है कि इन ये जो जुल्म होते हैं औरतों पे, ये इंक्रीज होते जा रहे हैं। मतलब शादी एक जो है वो पाकीज़ा रिश्ता होता है। उस जब वो एक बंदा और एक विमेन और मैन जब वो उस बंधन में बंधते हैं तो वो उसमें वर्सेस पड़ी जाती हैं कुरान पाक की, कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस चीज को निभाऊं। पर क्या हमारी जो आजकल की सोसाइटी है, क्या वो इन चीजों पे इतना गौर कर रही है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा नापसंदीदा अमल है अल्लाह पाक की नज़रों में। और हमारी सोसाइटी में भी अगर कोई महजब लोग हैं तो वो इस चीज़ को अभी भी बहुत बुरा समझते हैं। तो मीडिया इन चीज़ों को हाईलाइट करके जो है ना लोगों के दिमाग में ये चीज़ डाल रही है कि इट्स न्यू नॉर्मल, इट्स वेरी नॉर्मल थिंग, राइट। लिटरेचर अगर हम लोग देखें तो लिटरेचर में भी देखें ना कि वुमेन जो है वो वुमेन वीक, वुमेन लीन, वुमेन जो है वो
नर्चरिंग वुमेन, केयरिंग वुमेन, जो है वो लीन। तो ये सारी चीजें जो है वो लिटरेचर भी हमारा क्या है कि स्कूल्स में आप जाते हैं तो वुमेन के लिए होम इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट होता है, मेल के लिए थोड़ा सा कोई अलग जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। हिस्ट्री में देखें तो उस दिन मैंने जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स का मैं लेक्चर देख रही थी, पाकिस्तान अफेयर्स को पढ़ रही थी। तो जहांगीर ने अप टू मोर देन 70 मैरिजेस की थी, आई थिंक 20 उन्होंने जो है वो मैरिजेस की थी। तो ये जो चीजें हैं, क्या ये मतलब अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे ना तो हमारे जो रूलर्स थे, मुगल रूलर्स हो या दूसरे रूलर्स हो, उन्होंने कुछ काम किए हैं। जैसे कि महलात बनवाए हैं औरतों के लिए, जो है वो ताजमहल बनवा दिया, राइट, और जो है वो मीनार बनवाए, फोर्ट्स बनवाए। एक तरफ हमारे सब कॉन्टिनेंट में क्या हो रहा था, ये चीजें बन रही थी, और दूसरी तरफ वेस्ट में यूनिवर्सिटीज बन रही थी, टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा था। तो हमारी हिस्ट्री भी इन चीजों से भरी हुई है, ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ। ओके। और अगर हम लोग पॉलिटिक्स में भी देखें ना, विमेन जो आती है तो उनको क्या कहा जाता है कि शी इज कैरेक्टरलेस विमेन, इज्जतदार औरत जो है वो पॉलिटिक्स में नहीं आती, राइट। और उनको जो है वो ऐसे ऐसे जुमले कहे जाते हैं, जैसे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को कहा जाता था पीली टैक्सी ये, राइट। तो ये सारी चीजें वुमेन को फेस करनी पड़ रही हैं। फिल्म्स में देखें तो फिल्म्स में भी ऐसे सॉन्ग्स जो एटम सॉन्ग्स हो या ऐसी चीजें ये जो बीच में आ जाती हैं मूवी को सिर्फ हिट करने के लिए, उनके व्यूज बढ़ाने के लिए, और जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, तो क्या होता है, वुमेन को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है ताकि लोग अट्रैक्ट हों। सोशल प्लेटफॉर्म्स, जैसे मैंने अभी आपको ये जो रजब भट्ट का एग्जाम्पल दिया, और डिफरेंट लोगों के एग्जाम्पल्स हम लोग कोट करते हैं। सानिया मिर्जा देखें, वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर, दुनिया की मानी हुई प्लेयर, राइट। बट देखें, अगर ये चीजें जो है वो डिवोर्स रेट इतना इंक्रीज होता रहेगा, तो ये चीजें हमारी सोसाइटी क्या करती है, नॉर्मलाइज करती है, और विमेन कुछ कर नहीं सकती। और जो है वो मेल और फीमेल के जो है वो अलग अलग रोल्स दिखा रही है कि विमेन कैसे नर्चरिंग है, अभी भी अपने बेबी को वो अकेली पाल रही है, कैसे वो केयरिंग है, कैसे वो लविंग है, राइट। और मेन कैसे रोग है, राइट। सारे एक जैसे नहीं होते, बट ये एग्जाम्पल्स जो है वो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। ट्रेडिशनली women were depicted as a emotional, weak or dependent, while men are portrayed as a strong, brave and dominant। वही सेम बात हो गई ना कि मतलब women जो है वो ऐसे ही डिपिक्ट की जाती है कि women इमोशनल है, women जो है वो वीक है, women डिपेंडेंट होती है। मेन को ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है कि मेन स्ट्रांग है, ब्रेव है, डोमिनेंट है। अब ये रिसेंटली जो एग्जाम्पल्स हुए हैं वो जरूर आप कोट करिएगा, जैसे ये सिंध में जो चांडिया फैमिली ने एक अपनी ही लड़की को कारोकारी के इल्जाम में गोलियां जो है वो शूट किया उस बच्ची को। तो ये सारी चीजें क्या शो करती हैं कि मेन जो है वो स्ट्रांग है, ब्रेव है, डोमिनेंट है, और वो औरत कुछ कर नहीं पाई, वो लड़की कुछ कर नहीं पाई, इमोशनल थी, वीक थी, डिपेंडेंट थी ना। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये स्टीरियोटाइप्स हैं, ये शेप करती हैं सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को। तो ये चीजें आप जरूर कोट करिएगा, राइट। रियलिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, रियलिटी जो होती है हमारी सोसाइटी में वो भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है। मतलब हम जिन चीजों को रियल मान रहे हैं ना, वो सारी चीजें क्या हैं, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं, राइट। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है कि मॉडर्न, अगर हम लोग देखें, शिफ्ट इन मीडिया पोर्ट्रेल with the strong female leads in films and series such as women as an action roles and leadership narratives। ओके, अब मॉडर्न दौर में क्या हो रहा है कि women को स्ट्रॉन्ग रोल्स भी दिए जा रहे हैं, राइट। वो लीड करती है, women को दिखाया जाता है। जैसे जिंदगी गुलजार है जो आपने देखा होगा, ऐसे ड्रामास जरूर देखने चाहिए जिसमें एक विमेन जिसके पास ना खाने को, ना पहनने को, ना रहने को, बट उन्होंने
एक चीज दी अपनी बच्चियों को, वो थी अच्छी तरबियत और अच्छी एजुकेशन, जिसकी वजह से उनके फादर की परसेप्शन चेंज हुई कि नहीं, जो बेटों से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो बेटियां भी कर सकती हैं। अब उसका एक मेजर और प्राइम एग्जाम्पल ये भी है, रिसेंट जो सीएसएस की रिजल्ट आई है उसमें मेजॉरिटी गर्ल्स जो है वो पास हुई हैं। राइट, तो ये आप जरूर एग्जांपल्स दें। वुमेन इन एक्शन रोल्स आ रही हैं, लीडरशिप में आ रही हैं वुमेन। ओके, आगे हम लोग देखें तो जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर रोल, जेंडर स्टडी फ्रेमवर्क, तो ये हमने जैसे अभी पढ़ा ना कि वुमेन्स स्टडीज फेमिनिज्म प्लस पॉलिटिक्स फोकसेस ऑन द रोल ऑफ द कम्युनिटी, राइट। मेन स्टडीज फोकसेस ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमने पढ़े ऊपर, राइट्स। क्वेयर हो, एलजीबीटीक्यू हो, स्टडी करती हैं, फोकस ऑन द राइट्स। ओके, उनका फोकस क्या होता है? राइट्स पे। मेन को क्या दिया जाता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो घर को चलाएगा, घर को जो है वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगा। वुमेन को जो है वो कौन सा रोल दिया जाता है? रिप्रोडक्टिव रोल दिया जाता है। फोकस होता है कम्युनिटी रोल ऑफ द कम्युनिटी होता है, पॉलिटिक्स, फेमिनिज्म, ये सारी चीजें हम ऊपर कर चुके हैं। ओके। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ जेंडर स्टडीज, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आए तो हिस्टोरिकली मेन एंड वुमेन हैव बीन सीन एज अ complementary parts of the society, each completing the other's existence. However, history also reveals that women have been systematically oppressed and marginalized. Literature, ho, culture, ho, and societal norms ho, have often portrayed women as an inferior, depriving them of their basic rights. अब आप खुद बताएं, खुद ही आप सोचें कि क्या विमेन एंड मेन कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे को जो है वो कंप्लीट करते हैं? तो आपका आंसर होगा यस, राइट। अब अगर हम लोग इस्लाम का भी इधर कोट करें तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी सफर पे जाते थे ना, तो अपनी एक वाइफ को जरूर लेके जाते थे सफर में। जब भी उनको मशवरा करना होता था तो वो क्या करते थे, वो अपनी वाइफ से मशवरा लेते थे। ओके, जैसे सुलह हुदैबिया हुआ था तो अम, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये इरादा करके गए थे ना कि हम लोग हज करने जाएंगे, पर बीच में सुलह हुदैबिया हुआ और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि ये आप जो है वो हज का जो कॉस्ट्यूम होता है वो आप उतार दें। राइट, तो वो नहीं उतार रहे थे इसलिए कि वो समझ रहे थे कि क्या पता ये आजमाइश हो, हमें आजमाने के लिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हो। तो जब वो अपनी वाइफ के पास गए तो उन्होंने उनको कहा कि आप जो है वो ये रिमूव कर दें, आपको देख के वो भी रिमूव कर देंगे। तो देखिए हर चीज में वो अपनी वाइफ से मशवरा लेते थे, तो ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मेन वुमेन के बगैर अधूरी है और मेन वुमेन के बगैर, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। पर हुआ ये है कि हिस्ट्री जो है ना ये भी रिवील करती है कि वुमेन को सिस्टमेटिकली शुरू से ही क्या किया जाता है, ओप्रेस्ड किया जाता है, मार्जिनलाइज्ड किया जाता है वुमेन को। फिर वो हमारा लिटरेचर हो, हमारा कल्चर हो, हमारी सोसाइटी हो, ओके, और सोसाइटल नॉर्म्स हो, ये सारी चीजें क्या करती हैं, वुमेन को इंफीरियर दिखाती हैं, डिप्राइविंग दिखाती है, उसको अपने बेसिक राइट से क्या किया जाता है, डिप्राइव किया जाता है। ड्यूरिंग द डार्क एजेस वुमेन्स स्टेटस वाज एक्सट्रीमली लो। डार्क एजेस में देखें हैं तो वुमेन का जो स्टेटस था वो एक्सट्रीमली लो था। अब मैं आपको ये भी कहूंगी कि ये जो बलूचिस्तान में कपल को जो पैक ऑफ मैन जो थे, लोग जो थे, झुंड जो था लोगों का, वो लेके गए ऐसी जगह पे और उनको जो है वो पीठ में उनके गोलियां मारी गई। तो ये आप एग्जांपल्स दे सकते हैं कि डार्क एजेस में तो था, पर हमारी जो लोगों की मेंटेलिटी है अभी तक
ऐसे ट्राइबल एरियाज में ये जो चीजें हो रही हैं तो हमें शो करती हैं कि हमारे कुछ लोग अभी तक डार्क एजेस में हैं। वुमेन को अभी तक इंफीरियर समझा जा रहा है, डिप्राइव किया जा रहा है, मार्जिनलाइज्ड एंड ओप्रेस किया जा रहा है। ओके, तो डार्क एजेस में भी क्या था कि वुमेन्स स्टेटस वाज एक्सट्रीमली लो, औरतों का स्टेटस एक्सट्रीमली लो होता था। उनको बिल्कुल एज अ टूल, बस बच्चे पैदा करने का टूल समझा जाता था, और ये कहा जाता था कि वो औरत बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा जो सोसाइटी के लिए बेहतर है, जो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है। ओके, क्योंकि वो ही उनका कॉन्सेप्ट ये था एग्रेरियन सोसाइटी में कि जितनी वुमेन प्रोडक्टिव होगी, जितने बच्चे होंगे, उतना ज्यादा वो कंट्रीब्यूट करेंगे सोसाइटी में, एग्रीकल्चर में। राइट, तो ये सिर्फ वुमेन को समझा जाता था, और वुमेन के बारे में जो है वो डार्क एजेस में भी बेसिक राइट से उनको डिप्राइव किया जाता था। विद द onset of the enlightenment period, women resonating and resonating and awareness increased, leading to the recognition of certain rights through though primarily for the men. Revolutions such as the American Revolution contributed to the rise of the human rights discourse. अब इनलाइटनमेंट का जब पीरियड आया ना, जब रिनाइसेंस का पढ़ा, लोग पढ़ने लिखने लगे, लोगों में शऊर आने लगा, लोग जो है वो इंटरेक्ट करने लगे, तो उनमें अवेयरनेस आने लगी, रीजनिंग आने लगी। ओके, ह्यूमन रीजनिंग, लॉजिकली और रेशनली, कोहेरेंटली वो सोचने लगे। ओके, और उसी चीज ने उनको लीड किया कि वो रिकॉग्नाइज करें सर्टेन राइट्स को, दो प्राइमरली फॉर द मेन। ओके, तो देखिए रिवॉल्यूशंस जब आते हैं ना, जैसे अमेरिकन रिवॉल्यूशन आया था, तो ह्यूमन जो थे उनका एक राइज हुआ था ह्यूमन राइट्स में। ह्यूमन को राइट दिया गया, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। ओके, तो देखिए ये चीजें जैसे जैसे लाइटनमेंट आती है तो वुमेन को भी आहिस्ता आहिस्ता उनके राइट्स दिए जाते हैं। जैसे अमेरिकन रिवॉल्यूशन आया, आगे हम लोग देखते हैं कि एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन वाज मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। ये जो है वो फेमिनिस्ट है, मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। उनका वर्क है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स। उन्होंने ये बुक लिखी थी विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। कब लिखी थी? 1792 में उन्होंने लिखी थी, विच मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड वुमेन मूवमेंट्स। अब ये जब उन्होंने बुक लिखी ना, तो लोगों में शऊर आया, और ये स्टार्टिंग थी एक ऑर्गेनाइज किस्म की वुमेन्स मूवमेंट की। ओके, वुमेन्स मूवमेंट क्या हुई, आहिस्ता आहिस्ता अ, इसकी वजह से उन्होंने जो बुक लिखा और लोगों में आगाही पैदा करने की कोशिश की, तो वुमेन्स मूवमेंट स्टार्ट हुई। आई डू नॉट विश वुमेन टू हैव पावर ओवर द मेन, बट ओवर देमसेल्व्स, मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। अब इसमें ये बोलना ये चाह रही है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वुमेन अगर अपने राइट्स मांग रही है तो उसका मतलब ये है कि वो ये बोल रही है कि मेन के राइट्स जो है वो नहीं है। राइट, वुमेन को जो है वो मेन पे बर्तरी चाहिए नहीं। वुमेन जो है उस वो चाह रही होती है कि उनको राइट दिया जाए कि वो एजुकेशन हासिल कर सकें, राइट दिया जाए कि वो जॉब कर सकें, राइट दिया जाए कि वो अपने डिसीजंस कर सकें अपनी मैरिज से रिलेटेड। राइट, ये राइट दिया जाए कि वो अपने बच्चों के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, खुद के बारे में फैसले कर सके। राइट, उसमें ये नहीं कि मेन का कोई रोल ही नहीं है। नो, वो तो अल्लाह पाक ने उनको बरतरी दी है कि मैन जो है वो बादशाह होता है औरत पे। ओके, तो वो औरतें ये नहीं चाहती, बट वुमेन ये चाहती हैं कि एटलीस्ट उनको इंसान समझा जाए। राइट, उनको अपने राइट्स दिए जाएं। मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने भी यही बिल्कुल बात की थी। सेनिका फॉल्स कन्वेंशन की बात करें तो 1848 में मार्क्ड द फॉर्मल बिगिनिंग of women rights activism.
डिमांडिंग द पॉलिटिकल राइट्स इंक्लूडिंग सफराज। अब सफराज कहते हैं वोटिंग को, वोटिंग राइट, राइट टू वोट। सेनिका फॉल्स कन्वेंशन हुई थी 1848 में, जिसने ये शुरुआत थी वुमेन राइट्स राइट्स के एक्टिविज्म की। वुमेन अपने राइट्स के लिए उन्होंने आवाज उठाना शुरू कर दी और एक्टिविज्म शुरू कर दिया। ओके, ताकि वो पॉलिटिकल राइट्स हासिल कर सकें, जिससे आप सफराज भी कहते हैं, सफराज मूवमेंट। ओके, वुमेन सफराज माइलस्टोन क्या थे, जिससे को वुमेन को न्यूजीलैंड ने वोटिंग राइट दिया था 1893 में। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने दिया था अर्ली 90s में। उसके बाद यूके ने दिया था 1980s में। ओके, यूएसए ने दिया था 1920 में। ओके, despite gaining voting rights, inequality persisted, leading to further movements known as waves of feminism. अब इन्होंने वोटिंग राइट्स तो हासिल किए, पर फिर भी जो इनइक्वालिटी थी वो कंटिन्यूअस थी, वो प्रेसिस्टेंट थी। ओके, जो लीड कर रही थी, जिसकी वजह से ये हुआ कि जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स थी ना, वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, ये इंक्रीज हो गई और ये फर्दर मूवमेंट्स स्टार्ट हो गई। अब ये वेव्स ऑफ फेमिनिज्म हम लोग अलग से पढ़ेंगे, इस पे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ये सिर्फ हिस्ट्री बता रहा है कि कैसे वुमेन को राइट मिले, कैसे वुमेन को राइट टू वोट मिला। जब राइट टू वोट मिला, फिर वुमेन ने ये चाहा कि हमें जो सोशल प्लेसेस है ना, सोशलाइजेशन के प्लेसेस हैं, उसमें भी हमें राइट दिया जाए कि हम भी उसी आज़ादी के साथ बाहर जा सकें जैसे मेन जाता है। ओके, तो वेव्स ऑफ फेमिनिज्म एंड रेडिकल फेमिनिज्म की बात करें तो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो 19th टू 20th सेंचुरी में फोकस्ड ऑन द ब्रॉडर इश्यूज। उन्होंने ब्रॉडर इश्यूज पे बात की, जैसे वर्क प्लेस राइट्स, राइट। उन्होंने कहा कि ये जो सोशल प्लेसेस हैं, जैसे ऑफिसेस हो गई, उसमें हमें क्या दी जाए, रिप्रेजेंटेशन दी जाए। लीगल इनइक्वालिटीज जो हैं, औरतों के लिए अलग लॉज हैं, उसमें उनको इक्वालिटी चाहिए, ये इनइक्वालिटी खत्म होनी चाहिए। एंड सोशल नॉर्म्स भी सपोर्ट करें वुमेन राइट्स को। रेडिकल फेमिनिस्ट जो थी एम्फोसाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनिवर्सल सिस्टरहुड। ये रेडिकल फेमिनिस्ट जो थे, उन्होंने क्या कहा कि इन्होंने एम्फसाइज किया यूनिवर्सल सिस्टरहुड को, हाईलाइटिंग द कलेक्टिव स्ट्रेंथ अमंग द वुमेन। वो हाईलाइट करती थी कलेक्टिव स्ट्रेंथ को, कलेक्टिव स्ट्रेंथ जो होती है वुमेन में। अब मैं आपको एक बात क्लियर करती चलूं, इसमें कहा गया यूनिवर्सल सिस्टरहुड, मतलब जितनी भी वुमेन है उन वो यूनिवर्सली उनके प्रॉब्लम सेम है। बट आगे जाके हम लोग देखेंगे कि जो डिफरेंट वेव्स ऑफ फेमिनिज्म आई ना, उसमें ये भी कहा गया कि नहीं, जो ब्लैक वुमेन है उनके प्रॉब्लम्स अलग हैं। वो जो अमेरिकन पढ़ी लिखी और जो वुमेन है, उनके राइट्स, उनके प्रॉब्लम्स अलग हैं। बट इन्होंने बात की सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, जिसको आप रेडिकल फेमिनिज्म कहते हैं, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया यूनिवर्सल सिस्टरहुड का। ओके, और डिफरेंट किस्म के स्लोगन्स भी लगाए गए थे, वो हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग वेव्स ऑफ फेमिनिज्म आपको कवर करवाएंगे। एग्जाम्पल देखें, मॉडर्न वर्ल्ड में क्या हो रहा है कि ग्लोबल फेमिनिस्ट मूवमेंट्स एडवोकेटिंग फॉर द रिप्रोडक्टिव राइट्स, वर्कप्लेस इक्वालिटी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द जेंडर बेस्ड वायलेंस। अब ग्लोबल फेमिनिस्ट मूवमेंट्स क्या कर रही थी, वो सपोर्ट कर रही थी रिप्रोडक्टिव राइट्स को। वर्क प्लेस में जो इक्वालिटी हो रही है, उस पे उन्होंने कहा कि हमें वर्क प्लेस में इक्वालिटी दें, प्रोटेक्ट करें हमें अगेंस्ट द जेंडर बेस्ड वायलेंस जो होता है, उससे हमें प्रोटेक्ट करें। इसमें आप ये एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं, अभी जो फहमीदा लड़की जिसने खुद को गोलियां मारी या उनको गोलियां मारी गई, बहरहाल वो एक मर्डर हुआ या उन्होंने खुदकशी की, बट किसी के प्रेशर में आके उन्होंने ये कदम उठाया। क्योंकि जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं होता, तो ये अल्टीमेटली क्या होता है कि इजी एस्केप समझती हैं बहुत सारी औरतें, क्योंकि वुमेन बहुत नाजुक होती हैं, शीशे की तरह होती हैं।
तो हर इंसान जो होता है वो अलग होता है, कोई इंसान दुख बर्दाश्त कर पाता है, कोई इंसान नहीं कर पाता। तो उनकी जब ये डेड बॉडी मिली, या उनको जो उनके साथ जो भी हुआ, ये डिपेक्ट करता है कि अभी तक हमारे वर्क प्लेस में इक्वालिटी नहीं है, जेंडर बेस्ड वायलेंस है, अभी तक गर्ल्स को हिरास किया जाता है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि विमेन जो है वो वीक है, लीन है, विमेन जो है वो बहुत ज्यादा वुमेन को मार्जिनलाइज करेंगे, ओप्रेस करेंगे, तो वो क्या होगा, वो कुछ कर नहीं पाएंगी। अब देखें, वो लड़की वाकई कुछ नहीं कर पाई और उसने अपनी जान ले ली। और मसला क्या था कि वो उसको एक मेल टीचर जो है वो तंग कर रहा था। तो देखें, ये कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं, अगर वो आप डालेंगे अपने नोट्स में तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, आजकल सीएसएस के एग्जाम में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। राइट, मैंने ये एग्जाम्पल्स आपके लिए इसलिए ही लिखे हैं ताकि जब भी आप पढ़ें तो आपको माइंड में एग्जाम्पल्स आए जो मैं आपको बता रही हूँ, और वो आप उधर लिख पाएं। आगे हम लोग देखते हैं इमरजेंस ऑफ वुमेन्स स्टडीज एंड जेंडर स्टडीज। ओके, कैसे हुई इमरजेंस वुमेन स्टडीज की एंड जेंडर स्टडीज की। तो हम लोग देख लेते हैं कि वुमेन स्टडीज बेसिकली क्या होती है, कि वो स्टडी होती है रिलेटेड टू ओनली वुमेन। बट जेंडर स्टडीज में ना सिर्फ वुमेन बट मेन भी, एलजीबीटीक्यू भी, ओके, सारे जेंडर्स आ जाते हैं। तो women's studies emerged as an academic discipline. ओके, women studies जो इमर्ज हुआ था एक academic discipline के तौर पे इमर्ज हुआ था, यूएसए में 1960s में, यूके में 1970s में। ओके, तो ये आप याद रख लें। आगे हम लोग अगर पढ़ें, these programs highlighted how knowledge systems and the literature had historically marginalized the women। ये जो प्रोग्राम्स थे वो हाईलाइट करते थे वुमेन की, और ये बताते थे कि हाउ नॉलेज सिस्टम्स एंड लिटरेचर जो है उन्होंने क्या किया है, हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज किया है, कम समझाए, तुच्छ समझाया वुमेन को। इवेंचुअली स्कॉलर्स क्वेश्चंस द एक्सक्लूजन ऑफ द मेन फ्रॉम दीज डिस्कशंस। और फिर क्या हुआ, स्कॉलर्स जो थे तो उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया, जो एक्सक्लूजन ऑफ मेन फ्रॉम दीज डिस्कशंस। ओके, कि मेन जो है वो क्यों एक्सक्लूडेड हैं इन डिस्कशंस से। सिंस मेन ऑल्सो प्ले द रोल इन जेंडर डायनामिक्स, मेन का भी अलग रोल होता है जेंडर डायनामिक्स में। राइट, अब मैं आपको इसका प्राइम एग्जांपल ये दूंगी, जब आप बाहर जाके रहते हैं ना अपना मुल्क छोड़ के, तो आपको उधर कोई काम काम भी आपको खुद करने पड़ते हैं, घर के भी बाहर के भी। राइट, तो अगर एक ही बंदा करता रहेगा तो काम नहीं चलेगा। इधर तो हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत ही ज्यादा स्टीरियोटाइप्स पे बेस करती है कि नहीं, औरत जो है ना वो सिर्फ खाने पकाने के लिए बनी है, किचन के लिए बनी है। मेल जो है वो घूमने फिरने के लिए या बाहर के काम करने के लिए बना है, पर ये नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके, और विमेन को मार्जिनलाइज किया जाता है कि मेन तो अर्न कर रहा है ना, विमेन तो उस पर डिपेंडेंट है। बट अगर हम लोग देखेंगे, अगर विमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएं तो वो भी ये जो अनपेड लेबर घर में कर रही होती है ना, तो वो आपकी तरह बाहर जाके पेड लेबर भी कर सकती हैं। उनको ये एबिलिटी है कि वो साइमल्टेनियसली दोनों चीजें कर सकें। अब जो पढ़ी लिखी औरतें होती हैं ना, आपने देखा होगा, मैं पढ़ी लिखी औरतों की बात कर रही हूँ, जिनको ये पता होता है कि उनको घर भी संभालना होगा, उनको बच्चे भी संभालने होंगे, उनको बाहर जाके अपने हस्बैंड की सपोर्ट के लिए काम भी करना पड़ेगा, ताकि घर में क्या हो, कोई अ, एक किस्म की तंगी ना हो। और बट देखिए, पढ़ी लिखी औरतें ये सारी चीजें मैनेज कर रही होती हैं एट अ टाइम। राइट, तो मसला ये है कि क्या वुमेन को वो इक्वल राइट्स दिए जा रहे हैं, क्या वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं, नहीं दी जा रही। क्या हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट करती है अभी तक जो है
अगर हम लोग बलूचिस्तान का डेटा उठा के देखें या रूरल सिंध का डेटा उठा के देखें, केपी के में देखें, तो विमेन आर स्टिल डिप्राइव्ड। अफगानिस्तान का एग्जांपल दें तो विमेन की जो यूनिवर्सिटीज थी उनको उन्होंने बैन कर दिया। वुमेन को देखें, वुमेन को एटलीस्ट इंसान समझा जाए, ये बेसिकली मकसद ये है। आगे आ जाते हैं कि जेंडर स्टडीज बिकम अ ब्रॉडर डिसिप्लिन एड्रेसिंग द डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, रेस, सेक्सुअलिटी, nationality, aiming to promote inclusivity and equality। अब ये जो जेंडर स्टडीज है ये ब्रॉडर हो गया डिसिप्लिन, ये जो सब्जेक्ट है वो ब्रॉडर चीजों को कवर करने लगा, एड्रेस करने लगा। ये जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, भेदभाव होता है बेस्ड ऑन जेंडर पे, कि मेल और फीमेल की बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, आप अगर रूरल एरियाज में जाके देखें तो वुमेन को क्या कहा जाता है कि वुमेन को जो है इतना अच्छा खा खिलाया पिलाया नहीं जाता, मेन को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, उसको पढ़ाया जाता है, उस पर इन्वेस्टमेंट की जाती है। ये कहा जाता है कि वुमेन को अगर हम लोग पढ़ाएंगे, गर्ल को पढ़ाएंगे, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी दूसरे के बाग को पानी देना। ओके, किसी दूसरे के गार्डन को पानी देना और उसको हरा करना नहीं, क्योंकि वो तो शादी करके चली जाएगी, राइट। तो ये सारे स्टीरियोटाइप्स हमारे माइंड में, हमारी सोसाइटी ये कल कंस्ट्रक्ट कर रही होती है, ये सारी चीजें जो है शो कर रही होती हैं डिस्क्रिमिनेशन को बेस्ड ऑन जेंडर। अगर हम लोग उसके बाद भी अगर लड़की कोई शादी करके जाती है तो फिर क्या होता है आपको पता है, औरत के हाथ में थोड़ी होता है कि वो गर्ल हो, बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो। बट अगर इत्तेफाक से अगर बेबी गर्ल हो गई तो उसको क्या किया जाता है, विमेन को ताने दिए जाते हैं कि पैदा भी तो गर्ल हुई है ना। तो वो विमेन, उसको इज्जत नहीं दी जाती अभी तक, और बेटा होता है तो उस पे जश्न मनाए जाते हैं। और विमेन अगर बेटी हो रही है तो मोस्टली क्या किया जाता है, उस औरत को टॉर्चर किया जाता है, राइट। एंड रेस की बेसिस पे भी आप देखें कि विमेन जो है, हमारी सोसाइटी हो या अफ्रीकन सोसाइटी हो, उसमें भी विमेन को क्या मार्जिनलाइज समझा जाता है। सेक्सुअलिटी एंड नेशनलिटी की बेसिस पे भी विमेन को टारगेट किया जाता है। ओके, एम ये है एमिंग टू प्रोटेक्ट इंक्लूसिविटी। हमें क्या इंक्लूसिवली रहना चाहिए, इंक्लूसिव मीन्स जिसमें सारे इंक्लूडेड हो, डाइवर्स किस्म की कम्युनिटी जो है वो इंक्लूसिवली रहे, इक्वालिटी जो है वो कायम हो। कोटेशन देखें तो पर्सनल इज पॉलिटिकल। अब इसमें ये कहा था इन्होंने कि कुछ भी पर्सनल नहीं है, पर्सनल जो है वो भी पॉलिटिकल है, हर चीज पे जो है वो बात की जाएगी। ओके, डेवलपमेंट इन पाकिस्तान देखें तो इन पाकिस्तान जेंडर स्टडीज डेवलप्ड फॉर्मली इन 1989 में। पाकिस्तान में जेंडर स्टडीज की डेवलपमेंट कैसे हुई थी, 1989 में हुई थी, विच विथ सेंटर्स established इन द यूनिवर्सिटीज। सेंटर्स एस्टेब्लिश होने लगे विमेन जेंडर स्टडीज से रिलेटेड। द इनिशिएटिव बिगन इन कराची थ्रू द विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। कराची में क्या हुआ था कि विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। एग्जाम्पल अगर हम लोग करंट देखें तो जेंडर स्टडी डिपार्टमेंट इन यूनिवर्सिटीज लाइक कराची यूनिवर्सिटी हो, पंजाब यूनिवर्सिटी हो, ओके, कायदे आजम यूनिवर्सिटी हो, सिंध यूनिवर्सिटी हो, इसमें अलग आपको ये डिपार्टमेंट्स मिलेंगे। ओके, मॉडर्न रिलेवेंस देखें जेंडर स्टडीज की तो क्या है कि टुडे जेंडर स्टडीज एड्रेसेस द कॉन्टेम्प्ररी इश्यूज सच एज, जो मॉडर्न इश्यूज हैं वुमेन को उसको जेंडर स्टडीज रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, जैसे जेंडर बेस्ड जेंडर इक्वालिटी इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। वेमेन को क्या चाहिए, एजुकेशन में इक्वालिटी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन चाहिए पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप में, LGBTQ हो प्लस राइट्स एंड रिकग्निशन, इनके जैसे ट्रांसजेंडर्स होते हैं, गेज होते हैं, बाइसेक्सुअल्स होते हैं, क्वायर होते हैं, ओके, लेस्बियंस होते हैं। तो जो अभी आपने देखा होगा कि ट्रांसजेंडर्स के लिए भी
आइडेंटिटी कार्ड इशू किया जाता है, उनके लिए भी स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, क्योंकि देखें उनका क्या कसूर है, उनको जब खाने को नहीं मिलेगा, उनको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो अल्टीमेटली सोसाइटी में जाके भीख ही मांगेंगे ना, तो वो खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। आखिर कुछ तो उनको राइट्स दिए जाए ना। तो जेंडर स्टडीज जो है वो उन पे भी बात करता है, डिजिटल एक्टिविज्म एंड सोशल मूवमेंट्स, उस पे जो मॉडर्न आई मीन मूवमेंट्स हैं जेंडर स्टडीज की, वो इस पे बात करती हैं, डिजिटल एक्टिविज्म पे, ओके, सोशल मूवमेंट्स पे। अगर हम लोग बात करें, एग्जाम्पल देखें, लेटेस्ट एग्जाम्पल तो ग्लोबल डिस्कशंस ऑन जेंडर इक्वालिटी इन वर्क प्लेस, जो ग्लोबल डिस्कशंस हो रहे हैं ना जेंडर इक्वालिटी पे वर्क प्लेसेस में, इंक्लूजन इंक्लूजन हो, पॉलिटिक्स पॉलिसीज हो, inclusion policies हो, या recognition of non-binary identities in official documents, okay, ग्लोबल डिस्कशंस ऑन जेंडर इक्वालिटी होते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं ना, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, उसमें आपने देखा होगा कि सारे जितने भी कंट्रीज हैं उनसे लोग बुलाए जाते हैं, ताकि वो अपने कल्चर को, अपने जेंडर को, अपने रेस को, अपने नॉर्म्स को, इंक्लूसिविटी के साथ डाइवर्स लोगों को बुलाया जाता है कि वो एक्सेप्ट करें एक दूसरे को। ओके, वर्क प्लेस को, उसमें भी जो है वो इक्वालिटी की बात हो रही है, इंक्लूजन की बात हो रही है पॉलिसीज में, एंड रिकॉग्निशन ऑफ नॉन बाइनरी आइडेंटिटीज इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, जिससे नॉन बाइनरी क्या होते हैं, अदर देन मैन एंड वुमेन, ओके, एलजीबीटीक्यू की बात हो रही है, उनकी रिकॉग्निशन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में उसकी बात हो रही है। जेंडर स्टडीज इज इन evolving and interdisciplinary field that examines how gender shapes identities, roles, and power structures in society. अब जेंडर स्टडीज जो इवॉल्व हो रही है, इवॉल्विंग है, इंटरडिसिप्लिनरी है, ओके, डिपेंडेंट है दूसरी फील्ड्स पे, ओके, ये एग्जामिन करती है कि कैसे जेंडर शेप करता है आइडेंटिटीज को, रोल्स को, पावर स्ट्रक्चर्स को सोसाइटी में। while biology plays a role, it is largely social, cultural, historical forces that define the gender behavior and expectations। होता ही है कि जैसे बायोलॉजी है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, इट इज लार्जली सोशल, कल्चरल, हिस्टोरिकल फोर्सेस जो डिफाइन करते हैं जेंडर बिहेवियर और एक्सपेक्टेशंस को। बायोलॉजी तो देखे ना, वो इंसान जब पैदा होता है उसकी उसकी बेसिस पे जेनिटल ऑर्गन्स, क्रोमोसोमल मेकअप की बेसिस पे ये डिफाइन किया जाता है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये कोई जो है वो बाइनरी है, ओके, तो ये, बट जेंडर जो है, जेंडर बिहेवियर हो या एक्सपेक्टेशंस हो, वो हमें किससे कंस्ट्रक्ट होती हैं, इंसान की दिमाग में, माइंड में, वो कंस्ट्रक्ट होती हैं कल्चर से, हिस्टोरिकल फोर्सेस से। Citation देखें तो the social world shapes our actions more than we realize। जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जिस सोसाइटी में आप इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जिस सोसाइटी में आप जो है सोशलाइज करते हैं, वही एक्शंस जो होते हैं ना, वो शेप्स आवर एक्शंस, वही चीज़ें हमारे एक्शंस को शेप करती हैं मोर देन वी रियलाइज, जो हम लोग रियलाइज करते हैं उससे ज्यादा। तो ये था आज का क्लास, जो प्रीवियस लेक्चर हमारा रह गया था उसको मैंने आज कंटिन्यू किया। उम्मीद है आपको जो है वो मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैं इस लेक्चर को कंटिन्यू करूंगी, सारे टॉपिक वाइज आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाऊंगी, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है आपको कि प्लीज आप सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब, अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये हमें मोटिवेटेड रखता है। इतनी गर्मी में जो है और इतनी मेहनत के साथ आपके लिए हम लोग लेक्चर्स बनाते हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है एटलीस्ट थोड़ा बहुत आप सपोर्ट किया करें। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, आप लर्न कर रहे हैं तो एटलीस्ट शो सम रेस्पेक्ट स्टूडेंट्स। अल्लाह सुबहाना व तआला ब्लेस यू ऑलवेज। मुझे अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।